आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 क्वेश्चन बैंक से 2014 के ज्योग्राफी का 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। आप कितना ढूंढते रहोगे कि इस यूट्यूब से पढ़े या फिर उस यूट्यूब चैनल से पढ़े। जो भी यूट्यूब चैनल आपको मिल जाए, जहां से भी आपको जो सब्जेक्ट की तैयारी हो जाए, आप उस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दिए रेगुलर। चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मानव भूगोल के पिता कौन है। मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, या फिर मानव भूगोल के जनक कौन है। सभी का आंसर एक ही होता है और वो उसका उत्तर क्या है, फ्रेडरिक रैटजेल। चलिए आगे यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नियतिवाद के विचारक कौन थे। पहला ऑप्शन आपका इकॉट, दूसरा हेम्बोल्ट, तीसरा रिटर, चौथा देखिए इनमें से सभी। तो इसमें से उत्तर क्या होगा, देखिए इसमें से उत्तर सभी होगा, ठीक है। इकॉट भी होगा, हेम्बोल्ट भी होगा, रिटर भी होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा देश में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो सिंपल आंसर इसका है चीन है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ फोर्थ नंबर है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या नहीं बोला है, जनसंख्या घनत्व बोला है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहला ऑप्शन जावा द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है। बगाती कृषि नहीं है ये बोला गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए रबड़ है, चाय है, गन्ना है, मक्का है। तो इनमें से उत्तर क्या होगा, मक्का जो है वो बगाती कृषि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस क्यूबा की रानी कहा जाता है, यानी क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये फसल है, यहाँ पर अब बताइए इन फसल में से किस फसल को बोला जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है गन्ना को कहा जाता है क्यूबा की रानी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सिंपल आंसर है, तो वो क्या आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, जो स्वेज नहर है वो किसको किसको जोड़ती है। भूमध्य सागर तथा काला सागर, भूमध्य सागर तथा लाल सागर, भूमध्य सागर तथा अरब सागर, या काला सागर तथा लाल सागर। तो सिंपल आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2001 की भारत की जनसंख्या है, यानी 2001 में जो जनगणना हुआ था भारत में, तो उनमें से बताना है कि कितनी जनसंख्या थी भारत की कुल। क्या 98 करोड़ था, या फिर 100 करोड़ था, या फिर 102.7 करोड़ था, या फिर 103.7 करोड़ था। तो सिंपल आंसर है 102.7 करोड़ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है। सिंपल आंसर है सबसे बड़ा नगर मुंबई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। इस बार के एग्जाम में है तो 2 मार्क्स लिखा हुआ, लेकिन 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। आंसर को समझते हैं। आंसर क्या दिया हुआ है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्यों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों, यानी मनुष्यों और वातावरण के बीच में जो संबंध है उसका क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल, याद रखिएगा। फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है तथा मानव भूगोल के दृष्टि सर्वत्र वातावरण से, यानी पूरे वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर नहीं करना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए, इसको समझिए और इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में, यही आपके लिए बेटर है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पनामा नहर मार्ग एक टिप्पणी लिखे, यानी पनामा नहर मार्ग पर एक टिप्पणी लिखना है, यानी सीधा बात है इसका परिभाषा आपको देना है। यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है, यह नगर मार्ग प्रशांत महासागर से आंध्र महासागर तक जुड़ा हुआ है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर, चौड़ाई 90 से 105 किलोमीटर तक तथा गहराई 12 से 24 मीटर तक है। इस नहर के निर्माण से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच 400 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी, याद रखिएगा।
आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसको बताया था कि पर्यटन क्या है। चलिए आज के वीडियो में भी मैं आपको इसको बता देता हूँ। लोगों का अपने मूल निवास स्थानों और कार्यस्थलों से थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर रहना तथा मनोरंजन आदि अनेक क्रियाकलापों में लगे रहना ही पर्यटन होता है। यानी लोग क्या करते हैं, अपने कार्यस्थल को छोड़कर थोड़े समय के लिए, अपने निवास स्थान को छोड़कर थोड़े समय के लिए कहीं दूसरे स्थान में वह रहने के लिए जाते हैं, अपने एंटरटेन करने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, वही कहलाता है पर्यटन। इसमें सभी उद्देश्यों से की गई यात्राएं सम्मिलित होती है। वर्तमान समय में पर्यटन आय और रोजगार के अवसर में वृद्धि करने तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी एक अच्छा साधन है। आगे देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आपका, लिंग अनुपात का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। देखिए यहाँ पर ये 2016 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है और ये 2014 में भी पूछा गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको याद करना हर हाल में है। क्या क्वेश्चन का आंसर है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में लिंग अनुपात की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुने 1000, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए अंतर बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, मैं आपको इसको पढ़कर बता रहा हूँ। पहला अंतर है, देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गाँवों में रहता है उसे ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं, यानी वह जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। नगरीय जनसंख्या समझते हैं, देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे बड़े नगरों में रहता है नगरीय जनसंख्या कहलाती है। दूसरा देखिए ग्रामीण जनसंख्या में इस जनसंख्या के जीविका का मुख्य आधार कृषि होता है, यानी गांव के लोग खेती बाड़ी कृषि करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए नगर में इस जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार उद्योग धंधे व्यापार तथा सेवाएं होती है। तीसरा नंबर है, भारत में 72% लोग गाँवों में रहते हैं और भारत में 28% लोग शहर में रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है, यानी बहुत गरीब होते हैं, छोटे छोटे स्तर के लोग रहते हैं। जबकि नगर में नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च होता है, उनका जो जीवन स्तर होता है वो उच्च होता है। आगे यहाँ पर देखिए जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची होती है, ठीक है, जनसंख्या का वृद्धि दर बोला गया है, ठीक है, यानी जनसंख्या नहीं, जनसंख्या का वृद्धि दर जो है वो बहुत ऊंचा होता है गाँवों में, जबकि शहरों में यानी नगरों में जनसंख्या वृद्धि दर निम्न होता है। यहाँ जीवन की गति धीमी होती है, यहाँ जीवन की गति तीव्र होती है। तो ये मैंने आपको बताया इस प्रश्न का उत्तर, यानी ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में पूछ सकता है, लौह अयस्क के प्रकारों को बताइए। यानी लौह अयस्क के प्रकार क्या क्या है वो आपको बताना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लौह अयस्क होता क्या है। देखिए जमीन से नीचे अगर कोई भी खनिज मिलता है या फिर कुछ भी मिलता है उसमें अगर लोहा पाया जाता है, जैसे कि कोई चट्टान मिल गया, उस चट्टान में अगर लोहे की मात्रा है, कुछ भाग चट्टान तो है ही, कुछ भाग अगर उसमें लोहे की मात्रा है तो इस खनिज को ही हम लोग क्या कहेंगे, लौह अयस्क, ठीक है। उससे चट्टान को अलग कर देंगे तो लोहा मिल जाएगा मेरा, इसी को कहते हैं लौह अयस्क। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं लौह अयस्क के क्या क्या प्रकार है। तो यहाँ पहला प्रकार है हेमेटाइट लौह अयस्क। यह लौह अयस्क का उच्च कोटि का होता है, यानी अच्छे क्वालिटी का लौह अयस्क होता है। इसमें शुद्ध लोहे का अंश 60 से 70% होता है। दूसरा नंबर पर है मैग्नेटाइट लौह अयस्क। यह भी उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है जिसमें शुद्ध लोहे का अंश 60 से 65% होता है। तीसरे नंबर पर होता है लाइमोनाइट लौह अयस्क। यह निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है, इसमें शुद्ध लोहे का अंश 55 से 60% तक होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं सिंडेराइट लौह अयस्क। यह बहुत निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है जिसमें शुद्ध लोहे का अंश 50 से 55% तक होता है। तो ये था आंसर लौह अयस्क के प्रकार जो मैंने आपको अभी बता दिया। अब इसको लिखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। यानी कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको यहाँ पर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में पूछ दे। तो पहला क्या है, जलवायु। जलवायु के बारे में देख लेते हैं। किसे कहते हैं, कृषि कार्य करने के लिए जब जलवायु अनुकूल रहती है
तो कृषि कार्य करने में सुविधा होती है। जलवायु के अंतर्गत विभिन्न तत्व हो सकते हैं जैसे तापमान, नमी, वायु। अगर ये तीनों अगर कृषि के अनुकूल रहेगा तो खेती बाड़ी अच्छे से होगी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर स्थलाकृति यानी स्थल की आकृति, जमीन की बनावट। इस कारक के द्वारा भी कृषि कार्य प्रभावित होती है। समतल भूमि पर आसानी से बीज बोया जाता है, सिंचाई कार्य किया जाता है तथा फसलों की कटाई करने में भी सुविधा होती है, जबकि ढालू जमीन में अधिकतर चाय तथा कॉफ़ी की खेती होती है। तो ये था स्थलाकृति के बारे में। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट मिट्टी यानी मृदा, यह भी कृषि को प्रभावित करती है। यदि मिट्टी में उर्वरक शक्ति अधिक होती है तो कृषि फसलों का उत्पादन अधिक होता है, यानी मिट्टी भी प्रभावित करती है। आगे हम लोग देखते हैं जैविक कारक, यह भी कृषि को प्रभावित करती है। खेती में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने तथा उपजाऊ खाद का प्रयोग करने से कृषि फसलों का भी उत्पादन अधिक होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कारक सामाजिक कारक। सामाजिक परंपराओं के आधार पर कुछ लोग झूम के खेती करते हैं तो कुछ लोग जीविका निर्वाह के लिए कृषि कार्य करते हैं। कुछ लोग व्यापारिक फसलों को उगाने के लिए कृषि कार्य करते हैं। कहने का मतलब है सामाजिक परंपराओं के आधार पर कुछ लोग क्या करते हैं, झूम की खेती करते हैं, यानी एक जगह खेती करने के बाद फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह करने के बाद फिर तीसरी जगह जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जीविका का निर्वाह यानी अपने जीवन यापन को चलाने के लिए खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। कुछ लोग व्यापार करने के लिए फसल को उगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कारक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य में क्या है, इस कारक पर भी कृषि कार्य निर्भर करती है, क्योंकि जब किसानों के पास पर्याप्त धन रहता है तो वो कृषि कार्य सही रूप से कर पाते हैं। अगर मान के चलिए उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो खेती बाड़ी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सीधा बात है, उन्हें कर्ज लेना पड़ता है सरकार के पास से। ये था आपका यहाँ पर भौगोलिक कारक कृषि करने के लिए, जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया है। आप इसको भी नोट डाउन कर दीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चतुर्थक क्रियाकलाप को बताइए। चलिए समझते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप होता क्या है। चतुर्थक क्षेत्र से अभिप्राय उन उच्च बौद्धिक व्यवस्थाओं से है जिनका संबंध चिंतन, शोध और विकास कार्यों से है। इसमें इंजन एवं कुशलता पर आधारित क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। सूचना एवं संचार के विकास से लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा कार्य कुशलता बढ़ाते हैं। उच्च वेतनमान तथा गतिशीलता तथा क्षेत्र की उल्लेखनीय विशेषता है। दूसरे शब्दों में चतुर्थक क्रियाकलाप विशेष एवं ज्ञान आधारित सेवाओं को दर्शाता है, जिसमें उच्च बौद्धिक कार्य जैसे अनुसंधान एवं विकास, उच्च स्तर की प्रशासनिक सेवाएं, सूचनाओं का संग्रहण, संसाधन और प्रशासन शामिल है। आज के युग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट प्रोग्रामिंग, बायोटेक्नोलॉजी, रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान आदि से जुड़े कार्य को चतुर्थक क्रियाकलाप के उदाहरण है। यानी सीधी भाषा में बोला जाए, चतुर्थक क्रियाकलाप हाई लेवल वाले कार्य होते हैं, हाई लेवल वाले जॉब होते हैं, हाई लेवल वाले कामकाज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं 20वां नंबर, और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यानी इसके बाद 2014 में जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, साक्षरता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर है, सामान्य बोलचाल की भाषा में अक्षर का ज्ञान प्राप्त करना और शिक्षा के दृष्टिकोण से साक्षर हो जाना साक्षरता कहलाता है। किसी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का मापदंड साक्षरता है। यानी किसी भी प्रदेश का सामाजिक और आर्थिक विकास का जो मापदंड है, यानी किसी भी प्रदेश में अगर उसका विकास होना जरूरी है तो सबसे पहले वहाँ की जो जनता है उसको साक्षरता होना बहुत ज़रूरी है। इससे जनसंख्या की गुणवत्ता का भी पता चलता है। साक्षरता की विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वाले उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है जो सामान्य तौर पर से पढ़ और लिख सकता है। यानी जो पढ़ सकता है और जो लिख सकता है उसे हम साक्षरता वाले व्यक्ति के नाम से जानेंगे। तो ये था आपका सारा क्वेश्चन ज्योग्राफी का 2014 में पूछे गए क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में अच्छी तरीके से आए होंगे। नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर मार्क्स मिलेगा एग्जाम में और अच्छे से लिख पाओगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को आखिरी तक देखे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।